हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम ग्रामर के मिक्स क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और ये सेट 2 है। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और इन 4 ऑप्शन में से आपको वह ऑप्शन चुनना है जो करेक्ट हो ग्रामेटिकली, ठीक है ना। अब देखेंगे, हम बात करते हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम्ड हैं। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डू का नहीं बल्कि डज का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब बच गए आपके सामने बी और सी। देखेंगे बी में क्या गलती है। बी में आप देखेंगे कि डज तो सही है लेकिन आगे जो वर्ब है उसका बेस फॉर्म यूज होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। अब कहेंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसको समझते हैं। कहता है एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट की संख्या एक होती है और फाइनाइट वर्ब जो होते हैं उनकी भी संख्या एक ही होती है। कहेंगे सर ये फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब यूं कहें कि एक ऐसा वर्ब जो अपना रूप बदल लेता हो अपने सब्जेक्ट के अनुसार या फिर अपने टेंस के अनुसार। जो ऐसा कर पाता है वो फाइनाइट वर्ब है, जो नहीं कर पाता है नॉन फाइनाइट वर्ब है। अर्थात ये सिंपल सेंटेंस है, अर्थात यहां पे हमें एक ही फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता है, इसलिए हम लाइक्स को हटा करके क्या सिंपली यूज करेंगे लाइक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है कि ही इज डैश एमएलए। यहां पे आपको एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब देखेंगे एमएलए, आप कॉन्सोनेंट लेटर पे मत जाइए। एमएलए का जो साउंड है एम का वो है फर्स्ट साउंड क्या है ए, जो कि एक वॉवेल साउंड है। और ए या एन में से किसका चुनाव किया जाएगा यह निर्भर करता है साउंड पे ना कि लेटर पे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब यहां पे आपका एक डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, इसको नैरेट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर है। अब देखेंगे हम कि यहां जो हमारा रिपोर्टिंग जो हमारा क्लॉज है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है पास्ट का है, जिसके कारण क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, बैक शिफ्टिंग होगा। ठीक है। अब देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा असर्टिव फॉर्म में है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाएंगे। अब देखते हैं यहां पे दैट का भाव है, यहां भी दैट का भाव है। अब 2 ऑप्शन है जहां पे दैट दिख रहा है आपको, ही सेड दैट, ही सेड दैट। चलिए ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, यहां भी देख रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है, सही है, यहां भी ही है। अब देखेंगे विल का पास्ट फॉर्म हो जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो विल को हम किस में बदल देते हैं वुड में, अर्थात यहां वुड दिख रहा है, यहां पे हैड है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी भी छट गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। और जानते हैं कि किसी भी मॉडल के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यहां भी फर्स्ट फॉर्म है, फिर टू पे कोई अंतर नहीं है, डेली में कोई अंतर नहीं आएगा, वैसे भी डेली हमारा थर्ड पर्सन है, नाउन है, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉडल। मींस यू हैव टू प्लेस द करेक्ट मॉडल वर्ब हियर इन दिस ब्लैंक। ओके। कहता है यू डैश पार्क योर कार हियर। कहता है कि आपको पार्क करना क्या चाहिए नहीं चाहिए क्या है देखेंगे। कहता है डोंट का तो प्रयोग होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये पहली बात तो मॉडल वर्ब है ही नहीं, ये आपका मॉडल वर्ब है ही नहीं, ठीक है ना। और आपको क्या कहा जा रहा है मॉडल वर्ब चूज करने के लिए। ऑट का प्रयोग भी नहीं होगा, क्यों, ऑट अकेला नहीं आता, ऑट टू, इसके साथ टू का कॉम्बिनेशन होता है। अब बच गए आपके सामने मस्ट नॉट और वुड। अब देखेंगे मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं जब आप किसी को किसी चीज को करने से मना करते हो। आपको ऐसा लगेगा कि अगर यहां पे हम इसको प्लेस कर दें तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। मींस यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। कहता है कि आपको अवश्य रूप से यहां पे अपनी गाड़ी को पार्क नहीं करनी चाहिए, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्लियर है। वुड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट हैबिट के लिए, जैसे कि यूज टू का करते हैं हम आप, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे किसी से अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो या ऑफर देना हो, किसी को इनविटेशन देना हो, इन दैट केस हम वुड का प्रयोग करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में भी इनका प्रयोग देखा जाता है, जैसे अनरियल सिचुएशंस की बात करने के लिए। अर्थात यहां जितने भी ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है सबसे सुटेबल लग रहा है। चलिए
नेक्स्ट हमारा है, कहता है चूज द करेक्ट वॉइस। मींस आपका ये एक सेंटेंस दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस को किस वॉइस में फॉर्मुलेट किया गया है। इट मींस आपको वॉइस बताना है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। आप अगर वॉइस जानते हैं, मेरा वीडियो बना हुआ है, वहां जाके आप देख लीजिए कि वॉइस की पहचान क्या है, बी प्लस बी थ्री, वर्ब बी का कोई भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है ना, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ये बनावट, ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिख रहा है, क्या होगा वो हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। वॉच प्लस संग वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। यहां पे फिर आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को चुनना है जो करेक्ट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उनका ऑर्डर सही है, सब्जेक्ट वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट है वो सही है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो नाउन एडजेक्टिव का एग्रीमेंट है वो भी सही है। देखते हैं कौन सा है। देखेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं, जिनके अंत में वन, बॉडी और थिंग लगा होता है, वो सब सिंगुलर होते हैं। वैसे भी कहिएगा कि वन तो सिंगुलर होता है और वन का प्लूरल हम वंस बोलते हैं, ठीक है ना। बॉडी हमारा सिंगुलर होता है, बॉडी का प्लूरल बॉडीज होता है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बस यहीं पे काम खत्म। अब देखिए एवरीवन जितना है ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा और हैव प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है। एलिमिनेट कर सकते हैं इफ यू आर कंफ्यूज्ड एंड यू हैव द बेसिक आइडिया अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस, यू कैन फाइंड द वे। क्लियर है? अब देखते हैं एवरीवन हैज फिनिश्ड, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहां भी सही है आपका। अब देखेंगे हिज, एवरीवन के साथ हम, एवरीवन क्या होता है, सिंगुलर के फॉर्म में यूज किया जाता है, अर्थात इसके लिए जो हमारा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है वो भी सिंगुलर ही यूज होता है। और तीसरे वाले ऑप्शन में हम देख रहे हैं देयर, ठीक है ना, अर्थात यहां पे अगर हम देयर देते हैं तो ये हमारा जो नाउन एडजेक्टिव के बीच जो हमारा जो एग्रीमेंट है ये वायलेट हो जा रहा है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है फिल इन द ब्लैंक, ही हैज बीन इल डैश लास्ट वीक। यहां पे देखेंगे कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग सही होगा, ठीक है ना। फॉर का प्रयोग करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वहीं पे सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि एग्जैक्ट आपको ये पता है कि व्हेन समथिंग स्टार्टेड, और जब हम पीरियड दर्शाते हैं, ड्यूरेशन दर्शाते हैं, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे कि फॉर आएगा कि सिंस आएगा। फ्रॉम का प्रयोग हम नॉर्मली करते हैं किस चीज के लिए, जब कोई फ्यूचर में कोई चीज शुरू होने वाला है, इन दैट केस। क्लियर है? और हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है ना। अब देखेंगे एट तो रहा होने से। अब फॉर का अगर हम यहां प्रयोग करते हैं तो ये दिखाना होगा कि कितने दिनों से, 2 दिन, 4 दिन से, 10 साल से, 15 साल से। अगर हम 1 साल के हम पीरियड से हम बात कर रहे हैं, 1 साल की पीरियड अगर हम बता रहे हैं, इट मींस वहां क्या है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 12 मंथ्स। बात समझ रहे हैं? अगर मैं बात करूं लास्ट वीक से, तो लास्ट वीक में क्या है, देयर आर 7 डेज। क्लियर है? लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 7 डेज में तो कोई दिन जो होगा जहां से आप शुरू कर रहे हैं, कब से शुरू होता है। अगर हम किसी वीक की बात करें तो वीक कहां से स्टार्टिंग होती है, वीक की शुरुआत संडे से होती है, अर्थात इसको हम ऐसे भी बोल सकते कि लास्ट संडे से, अर्थात ये क्या हो जाएगा, यहां पे सिंस आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है विच इज द करेक्ट फॉर्म, मींस यहां पे किस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यहां जो ऑल्टरनेटिव्स आपके दिए हुए हैं इसमें से किस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। कैसे पता चला, तो देन दिख गया। देन का प्रयोग हम कंपैरिजन को दर्शाने के लिए करते हैं, अर्थात इसके पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव के किस रूप का प्रयोग होगा, कंपैरेटिव डिग्री का। कहता है ही ड्राइव्स, ड्राइव्स मेरा यहाँ वर्ब है, अर्थात यहाँ जो कंपैरेटिव डिग्री आएगा वो किसका आएगा, एडवर्ब का आएगा। केयरफुली, चलिए केयरफुली तो हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, ठीक है ना, और इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर केयरफुली, मोर केयरफुली। अब आप कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा कि केयरफुली का मोर होगा या मोस्ट होगा। चलिए ऐसे समझिए कि कुछ एडजेक्टिव्स हमारे ऐसे होते हैं या एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है। तो सर आप कैसे बता रहे हैं मोर केयरफुली। अब ऐसे समझिए, हमारा एक वर्ड है मच, जिसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं या के लिए करते हैं। एक है हमारा मेनी, ये हमारा काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। ये दोनों हमारे होते हैं पॉजिटिव डिग्री में। क्लियर है? इनका कॉम्परेटिव डिग्री होता है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट।
आप ऐसे समझ लें कि जिनका नहीं बनता है तो इन्हीं के कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव का हम क्या लेते हैं, इनसे उधार मांग लेते हैं, भैया दे दो, काम चलने भर दे दो। समझ में आई बात? इसलिए हम क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द टेंस। मतलब यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें आपको टेंस ढूंढना है कि किस टेंस में ये सेंटेंस फॉर्मुलेट किया गया है। डॉक्टर साहब के पास जब हम जाते हैं, आप जाते हैं तो क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपको आपके नर्व को देखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जानकारी वहां से मिल जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में थोड़ा सा भी परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। क्लियर है? इसी तरह से आप सीधे नस कहां ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, वर्ब को पकड़ेंगे, क्योंकि वर्ब ही तो है टेंस का फॉर्म। ठीक है ना? अब यहाँ हैड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। बीन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और ये आपका वर्ब का चौथा फॉर्म। कहेंगे सर ये क्या हो गया, V2 V3 V4। चलिए V2 क्या होता है, पास्ट में प्रयुक्त होता है। V3 क्या होता है, परफेक्ट में होता है। क्योंकि परफेक्ट बनाने के लिए क्या कहते हैं, हैज या हैव या हैड प्लस V3, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है ना? और हमारा ये ING कंटिन्यूअस में आता है, ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस। आगे भी कोई वर्ब है नहीं है ना, तो टेंस लिख दीजिए। क्लियर है? अब जैसे आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर, इंग्लिश में मैं पढ़ाऊंगा आप, ठीक है ना? अब ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ढूंढ लीजिए किधर, ऑप्शन नंबर सी में। खत्म, टाटा बाय बाय, आगे बढ़े। चलिए इसका क्या करना है आपको, इसका आपको ढूंढना है क्वेश्चन टैग। याद रख लीजिए, लेट्स गो इज इक्वल टू शैल वी। लेट्स गो इज इक्वल टू शैल वी, कुछ करना नहीं है इसमें। लेट्स क्या है, लेट्स आपका शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है किसका, लेट अस का। ठीक है ना? अब देखिए अस है ना, लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और अस का ही सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है अकरेंस। अकरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई घटना, इंसिडेंट या इवेंट होता है। याद रखेंगे, इसके सिनोनिम के रूप में क्या हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब अकरेंस का क्या होता है स्पेलिंग, याद रखना है OCCURRENCE, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है चूज द करेक्ट वॉइस। मींस ये ओपन द विंडो एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा ये आपको बताना है, ये ऑप्शन में चूज करना है। ओपन द विंडो ये हमारा क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है और ऑर्डर दिए जाने के सेंस में हम सेंटेंस को कैसे पैसिव में बनाते हैं, लेट से। ठीक है ना? उसके बाद लेट के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, तो क्या हो गया, लेट द विंडो। ठीक है ना? आप देखेंगे कि लेट के बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बी प्लस V3 में। लेट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है तो बेस फॉर्म बी का क्या होता है, बी ही होता है। और V3 क्या हो जाएगा, ओपन का ओपन्ड। क्लियर है? अर्थात ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। शुड का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन शुड का हम प्रयोग करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में जब सजेशन एक्सप्रेस करना हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। यहां पे क्या करना है आपको कि करेक्ट टेंस फॉर्म चूज करना है कि विच इज गोइंग टू बी द फिटेस्ट वन। क्लियर? अब देखते हैं, ही डैश हियर फॉर 5 years। अब एक चीज तो पता है कि वो यहां क्या कर रहा है, 5 साल से रह रहा है या 5 साल रह चुका है। देखेंगे क्या, देखिए लिव्स का प्रयोग करते हैं जनरल फैक्ट बताने के लिए, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है ना? इसका प्रयोग करते हैं कोई भी ऐसी स्थिति जो आप रेगुलर करते हो, हैबिचुअली वो चीज आप करते रहे हो, उस चीज के लिए। आगे क्या है, फॉर दे करके आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग में नहीं लाते हो। जैसे मैंने बोला कि मैं 5 घंटे से खेल रहा हूं, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता आई एम प्लेइंग फॉर 5 hours, ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे ही पीरियड आ गया या तो परफेक्ट में जाएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। क्लियर है? अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं तो भैया बच गया क्या, हमारा ऑप्शन नंबर सी, इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक। यहां पे क्या करना है, आपको प्रीपोजिशन रखनी है और प्रीपोजिशन में क्या रखना है, ऑप्शन से आपके टू, देन, ऑफ, फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन कहता है ही इज सीनियर डैश मी। अब देखेंगे देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जिनके साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग होता है, जैसे सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, प्रीफर, प्रायर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं,
टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इसमें कहा गया है आपसे कि एक करेक्ट वर्ड को यहाँ पे फिल करनी है आपको। वर्ड से अवेकन, अवोक, अवोकन, अवेकेंड, ये सारे वर्ब फॉर्म्स में है। और यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म की आवश्यकता दिख रही है। कैसे? तो वर्ब बी के बाद दो स्थिति उत्पन्न होती है आपके सामने, या तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें या फोर्थ फॉर्म का। थर्ड फॉर्म का जब प्रयोग होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा जो वर्ब है पैसिव वॉइस में हो जाएगा और फोर्थ फॉर्म में एक्टिव वॉइस में रहेगा। अब देखिए किस चीज के कारण बच्चा उठ गया, उठाया गया, मतलब काम बच्चे पे हो रहा है, मतलब ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ठीक है ना, अर्थात इसको हमें किस वॉइस में रखने की आवश्यकता है, पैसिव वॉइस में। क्लियर है, आप देखेंगे पैसिव वॉइस के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म की आवश्यकता। आप देखेंगे हमारा वर्ड है अवेक, मतलब जगाना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है अवोक, ठीक है ना, और थर्ड फॉर्म होता है अवेकन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और अवेकन ऑप्शन नंबर ए में है, अर्थात ये आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। यहां पे देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है जो सही है। देखिए सबसे पहली बात है सीजर्स, आप बात करते होंगे कैंची जिसको बोलते हैं आप, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। ऐसे याद रखेंगे कि कोई भी चीज है जिसके दो पार्ट्स हैं, अगर एक पार्ट को आप हटा दें तो दूसरा भी बेकार हो जाए। इस स्थिति में वह दोनों के साथ प्लूरल रूप में प्रयुक्त होगा। जैसे हम बोलते हैं ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स, सीजर्स, टोंग्स। क्लियर है, हमारा ये क्या हो गया, सीजर्स प्लूरल हो गया। जैसे ही प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, खत्म। या सीजर अकेला हो गया, गलत हो गया, सीजर्स आर, अर्थात देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हमारा है। नेक्स्ट में कहता है कि आपको क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री का चुनाव करना है जो करेक्ट हो। कहता है दिस चेयर इज डैश देन दैट वन। यहां पे कहता है कि यह चेयर जो है उस चेयर से क्या ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर देखेंगे अगर कोई हमारा एडजेक्टिव है जिसके अंत में ओ यू एस है या ए बी एल ई एबल है लगा हुआ है, इनका कॉम्परेटिव डिग्री हम क्या करते हैं, मोर लगा करके या लेस लगा करके बनाते हैं। कम दिखाने के लिए लेस, ज्यादा दिखाने के लिए मोर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, कंफर्टेबलर तो होगा नहीं, कंफर्टेबल पॉजिटिव डिग्री में है, क्या हो जाएगा मोर कंफर्टेबल। क्लियर है, मोस्ट का प्रयोग हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सिलेक्ट द करेक्ट यूजेस। आपको क्या करना है कि यहां पे देखना है कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा ताकि इस सेंटेंस को करेक्टनेस मिल सके। अब देखेंगे कि इस सेंटेंस में एक वर्ड है आपके सामने इंसिस्ट, और इंसिस्ट के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। इंसिस्ट ऑन, अर्थात क्या हो जाएगा, ही इंसिस्टेड ऑन माई गोइंग देयर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ही इज टू वीक टू वॉक। यहां पे क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है वन फॉर्म ऑफ सेंटेंस से दूसरे फॉर्म में। क्लियर है, इसे हम रिमूव टू भी बोलते हैं या रिमूवल ऑफ टू के नाम से भी जानते हैं। क्या हो जाएगा, ये देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को फॉर्मुलेट किया गया है। तो क्या करते हैं, ही इज लिख देते हैं और इस टू के बदले में हम क्या करते हैं, सो दैट कंजंक्शन का प्रयोग कर देते हैं। तो सो आ गया और सो दैट के बीच में हम यहां जो हमारा जो एडजेक्टिव प्रयुक्त है उसी को डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट। ठीक है ना, अब हमारा जो ये मेन जो सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट को यहां रिपीट कर देते हैं। अगर कोई राम होता या रमन होता तो इसके लिए भी हम क्या करते थे, एक प्रोनाउन का प्रयोग करते। क्लियर है, आप देखेंगे अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो कैन का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट में है तो कुड का प्रयोग करेंगे। अब देखना है कि नॉट कहां से आ गया। अब देखिए टू जो होता है ना, टू का मतलब वही होता है मोर देन इनफ। ये निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है मोर देन इनफ। अब देखेंगे कि कहां से आया। मैं कहता हूं कि ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। मतलब चलने के लिए जितने शक्ति की आवश्यकता है उतनी भी नहीं है। मतलब आपको लग रहा है ना कि एब्सेंस ऑफ पावर है, वहां पे एब्सेंस ऑफ एनर्जी है। क्लियर है, चलिए अर्थात नॉट इसलिए आ गया, नॉट वॉक मतलब वो चल नहीं सकता है, जितनी आवश्यकता है ऊर्जा की उतनी भी उसके पास नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वेरी का प्रयोग है, सो दैट मिसिंग है। यहाँ पे देखेंगे कि सो का जो है ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, ये भी खत्म है। कहता है ही इज टू, आपने टू तो हटाया ही नहीं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहां पे क्या करना है, आपको एक करेक्ट आर्टिकल का चुनाव करना है। चलिए
कहता है डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कहता सूर्य के चारों ओर घूमती है क्या? पृथ्वी। अब हम सबको पता है कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनके पहले हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उससे डेफिनेटनेस की बात होती है। अपने आप में वो क्या है? स्पेसिफिक है, वो जनरल नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है क्या, द यहां पे फिट बैठेगा। क्या हो जाएगा? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए इस चैनल पे इंग्लिश विद विकास झा पे। Until the time we meet next, happy learning and keep evolving. Thank you so much.